नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं, दरअसल 2021 बीत रहा है। हम इसे एक बेरहम साल भी कह सकते हैं। उसकी वजह है कि इस साल ने हमको बहुत कुछ दुख भी दिए हैं, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी है। क्योंकि इंसान या मनुष्य बड़ा सकारात्मक भी होता है, तो सीखा भी है। लेकिन बेशक साल बहुत बेरहम था, उसका आज आखिरी दिन है, विदाई का दिन है। कहते हैं कि बुरे वक्त पर अगर बुरे लोग जाते भी हैं तो लोग उन्हें अच्छा ही कहते हैं। इसलिए जो साल ये गुजर रहा है उसने सिखाया, उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसने हमसे बहुत कुछ सीना भी है, लेकिन लड़ना भी सिखाया। आपको बता दें कि कोरोना कई रूप लेकर आया। कोविड-19, उसके बाद डेल्टा प्लस, अब ओमिक्रॉन, उसके बाद ओमेगा, और न जाने कौन कौन से 2022 में भी आएंगे। अगर हम वैक्सीन या उसकी बात करें आपके कोविड-19 की, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो दुख भी देंगी और हमें एक तरह से अच्छी खबर की तरफ भी ले जाती हैं। तो हम बात करेंगे कि इस पूरे साल में सब कुछ खोने के बाद भी लोगों में उत्सव मनाने की जो आदत है, जो उत्सव मनाने का जीवट है, वो भी कायम है। 31 है, लोग बहुत सारी पाबंदी के बावजूद इसको मना रहे हैं। ये उनके जिजीविषय का भी सवाल है। लेकिन हम बुरी बातों के बीच में अच्छी बात ये करेंगे कि नेज़ल स्प्रे भी आने वाला है। नेज़ल वैक्सीन भी भारत बायोटेक, जो हिंदुस्तान की कंपनी है, वो वैक्सीन बना रही है कोरोना के लिए। हो सकता है कि 2022 में हमको इसकी टैबलेट्स भी मिलना शुरू हो जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि जो चीज़ इस बार हमने खोई है, आज की चर्चा में हम उसका भी जिक्र करना चाहेंगे कि 2021 ने हमसे क्या क्या छीना। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बहुत सारे ऐसे तजुर्बेकार मेहमानों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो चिकित्सक भी हैं पेशे से, पत्रकार भी हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े भी हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। आपको हम बता दें कि सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे, और ये भी ज़रूर आपसे कहेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना गया नहीं है और कभी जाने वाला भी नहीं है। इसलिए दो चीज़ें हैं, वैक्सीन लगवाएं और उसके साथ साथ जो सरकार ने, जो वैज्ञानिकों ने, जो शोध करने वालों ने इसके लिए कहा है कि आप 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर विस्तार से बात होगी। नेज़ल स्प्रे आया, ये 2022 की अच्छी खबरों में है। और अच्छी खबर ये भी है कि जो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है, वो डेल्टा प्लस की तरह मारक नहीं है। वो संक्रामक तो है, लेकिन मारक नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि वो सर्दी जुकाम की तरह आकर निकल जाएगा। हमें सिर्फ एहतियात बरतना है, ताकि हम 2021 में हमने जिनको खोया है, जो हमसे दूर हो गए हैं, उनके साथ नए नाम और न जुड़े। तो महत्वपूर्ण बात है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं 3 विशेष मेहमान, और स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश गर्ग, और स्टूडियो में मैं जो हमारे साथ मैं परिचय करा दूँ, तारुफ कराता हूँ, डॉक्टर आसिफ अली, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी, और युवा पत्रकार होने के साथ साथ कोरोना वायरस, मैं कहूँगा कोरोना वॉरियर, धर्मेंद्र पैगवार, क्योंकि इन्होंने पूरे 1 साल शमशान घाट से लेकर अस्पताल और दवाओं की दुकानों तक काफ़ी काम किया लोगों के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा गर्ग साहब आपसे। कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत सारी बातें आपने कही और लिखी भी, जो सही साबित हुई। अब ये भी एक बात है कि ओमिक्रॉन के लिए लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह का वैक्सीन भी साबित होगा। तो हम इसको खुशखबरी मानते हैं 2022 के शुरुआत में और 2021 के आखिर में। आपकी इसमें राय? देखिए, सबसे पहले तो पौष का महीना है और पौष कृष्ण की आज 13वीं तारीख है। कल पौष कृष्ण की 14th होगी। मैं अपने सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को, आपके स्टूडियो में बैठे सभी लोगों को एक तो पौष कृष्ण 14th की बधाई देता हूँ। ये आने वाली तिथियां हम सबके जीवन में जितना भी सुख और आनंद प्रदान कर सके, मैं उसकी कामना करता हूँ। अब बात हुई कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे, कोविड को लेकर हमने लगातार बात की, उसके म्यूटेशंस को लेकर हमने बात की, तो बेहद सकारात्मक बात यह है कि वायरस के पिछले 100 साल के अगर हम महामारी पैटर्न्स को देखें, तो ये एक बहुत सीधा सा सिस्टम होता है कि वायरस के लगातार म्यूटेशंस आते हैं और वो धीरे धीरे धीरे, हमारे सामने उदाहरण है सार्स के, हमारे सामने उदाहरण है इबोला के। अब यहाँ पर जितना भी डर मचाया जा रहा है, राघवेंद्र जी आप याद कीजिए, मैंने
ओमिक्रॉन नहीं फार्माक्रॉन से डरिए कहा था। और ये बात फिर साबित हो रही है कि जिस तरह से हम लगातार वायरस डिसीज के अंदर एंटीबायोटिक्स को लेकर भ्रम फैलता हुआ देख रहे थे और लगातार चेता रहे थे कि ये दवाइयां काम नहीं करेंगी, वो सब बातें सच साबित हुई। इसी तरह से चूंकि वायरस में आपकी इम्यूनिटी ही आपके लिए सबसे बड़ा कारगर होती है, तो जिस तरह से अब ये ओमिक्रॉन आया है और ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा बता रहे हैं, ये वाकई सही भी है, लेकिन चूंकि ओमिक्रॉन में 3 स्पाइक्स खत्म हो गई हैं तो उसकी मारक क्षमता खत्म हो गई है। संभवतः वो 3 स्पाइक्स जो थी वो लंग्स पे काम करती थी और वो अब नहीं है, इसलिए वो मारक नहीं रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके स्वस्थ शरीरों से टकराएगा। स्वस्थ शरीर वो जिनके अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत है, और हमारे देश में सबको लगभग 2 या 1 वैक्सीन तो लग चुकी है, जिसके लिए वो बीमारी से लड़ने में कारगर साबित हो गए हैं। तो उन सब के लिए यह बूस्टर डोज का काम करेगा। ये हम 15 दिन पहले कह चुके थे और अब ये बातें सारे बड़े बड़े फ्रंट पर आ रही हैं। इसको लेकर दवा माफिया ने जरूर माहौल फैलाया, जिस तरह से कि फाइजर कंपनी ने या मॉडर्ना के प्रमुख ने जो कहा कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर नहीं होगी, तो उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि दवाइयों को, वैक्सीन को आगे उनकी मार्केट करना। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें बहुत सतर्कता के साथ इस बीमारी को अब एंडेमिक हो जाने देना है। उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप भीड़ ना लगाएं, मास्क जरूर पहने और वैक्सीन जिनको एक भी ना लगी हो कम से कम 1 वैक्सीन जरूर ले लें। बिल्कुल, मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर आसिफ अली। डॉक्टर आसिफ अली का फोकस इस बात पर रहा है, गर साहब आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो विटामिन डी है वो बहुत सी बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है और वो कम से कम कोरोना वायरस के मामले में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। जो लोग बीमार पड़े, जो लोग बहुत क्रिटिकल हो गए थे, विटामिन डी ने उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद की उस रोग से, वैक्सीन वायरस से बाहर निकालने में। डॉक्टर आसिफ अली, जो आपकी स्टडी है, जो आपने बेबी नार जो आपने किया था इस पर इंटरनेशनल, उसका भी आप चाहें तो जिक्र करें जी। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। इंग्लिश की कहावत है, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। हमें बेस्ट के लिए होप करना है और अगर कभी बुरा वक्त आ जाए उसके लिए हमें रेडी रहना है। 2020 में जनवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें ये जिक्र किया था कि कोरोना वायरस उनके लिए ख़तरनाक है जो इम्यूनोसप्रेस हैं, जो डायबिटिक हैं या जिनको ब्लड प्रेशर है या अस्थमा है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा हमने देखा कि उन लोगों के लिए ये मोर्टेलिटी रेट बड़ा उन्हीं लोगों में है जिनमें ये प्रॉब्लम रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका इम्यून सिस्टम है, आपकी इम्यूनिटी है, आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है, आपकी वो आर्मी है, आपकी वो पुलिस है जो इन चीज़ों को आपकी बॉडी में आने से रोकती हैं। और उन चीज़ों को हम अगर अवॉइड करते जाते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, तो हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती कि वो किसी भी वायरस से या किसी भी बैक्टीरिया से, इवन अगर कोई पास में छींकता भी है और आप पास में बैठे होते हैं, आपको भी इन्फेक्शन हो जाता है, आप भी छींकने शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप एक छोटी सी छींक या आप किसी भी पॉलन को या किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी की जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तभी ये प्रॉब्लम सामने आती हैं। बेसिकली मैंने एक वेबिनार भी किया था, एक इंटरनेशनल वेबिनार था, और उस वेबिनार का जो मोटिव था वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का था। वो इन्फॉर्मेशन कुछ स्टडी से निकल के सामने आई थी और वो स्टडी ये कहती थी कि गुजरे हुए कुछ सालों में, या हम कह सकते हैं 100 साल या 120 सालों में, जो भी पैंडेमिक या एपिडेमिक आए उसमें जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ा, उसकी वजह यही थी कि लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। और इम्यूनिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो बेसिकली विटामिन डी होती है। जो 2 तरह की इम्यूनिटी होती हैं, इनेट और अडॉप्टेड इम्यूनिटी। और अडॉप्टेड इम्यूनिटी जो होती है वो आपको बड़े से बड़े, मतलब स्पेसिफिक इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वो आपको स्पेसिफिक वायरस से लड़ने के काम आती है। तो हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाने की वजह से हम डायबिटिक हो गए, हम ब्लड प्रेशर हमें हो गया, हमें अस्थमा हो गया, और हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हम इस तरह के जो वायरस, कोरोना वायरस या फिर डेल्टा या ओमिक्रॉन जो आ रहे हैं, उससे हम नहीं लड़ पा रहे हैं। हमारी बॉडी बेसिकली सेल से बनी हुई है और हर सेल की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो उस सेल की डेथ हो जाती है और हम फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब गॉड ने ये बॉडी बनाई तो ऐसे नहीं बनाई कि आप पैदा होंगे और आप किसी भी चीज़ में एक्सपोज होंगे और आप मर जाएंगे। नहीं, बॉडी के अंदर फैगोसाइट्स होते हैं
जो कि डिजीज से लड़ने का काम करते हैं, किसी भी तरह की डिजीज से लड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है तो वो फैगोसाइड भी काम नहीं करते। अच्छा देखिए, अगर हम खान पान के बारे में बात करें तो अभी यहाँ आने से पहले मैं कुछ स्टडी पढ़ रहा था, और मैं ये पढ़ रहा था कि एलिसिन एक केमिकल होता है जो कि लहसुन में होता है, और वो एलिसिन जो होता है जो भी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको किल करता है। और स्टडी में ये देखा गया है कि जब लैब के अंदर पेट्री प्लेट में कॉलोनीज डेवलप की जाती हैं बैक्टीरिया की, फंगस की कॉलोनी जब डेवलप की जाती हैं और उसमें एलिसिन डाला जाता है या लहसुन डाला जाता है, तो वो जो कॉलोनीज हैं वो किल्ड हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने खान पान में नेचुरल चीज़ों का लेना ज़्यादा प्रेफर करें, ऐसी चीज़ों का लेना शुरू करें जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है, फ्रोजन फॉर्म में नहीं है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं। बिल्कुल। विटामिन डी इसी तरह का विटामिन है जो कि आपको खड़े रहने की हिम्मत देता है, और 90% केसेस में देखा गया है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है और इस तरह के वायरस हम पे अटैक करते हैं, और हमें जो डिजीज़ होती हैं, जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं, जो जैसे हम डायबिटीज़, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो हमारी बॉडी को वीक करती जाती हैं और आखिरी में हम ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हम अपने बता दें दर्शकों की, जो डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं, जो डॉक्टर आसिफ अली बता रहे हैं कि विटामिन डी और लहसुन, उसके साथ साथ बहुत पहले डॉक्टर भुवनेश कह चुके हैं कि आप नेचर के नज़दीक रहिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप योग करिए, ताकि आप मजबूत बने। ये सब चीज़ें लगातार हमारी बातचीत में शामिल रहेंगी। कमल राठी जी, जो कुछ आपने पिछले एक साल में देखा, 2020 के बाद 21 की भी हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें आपने नज़दीक से देखी, हॉस्पिटल भी देखे हैं, लोगों को बीमार होते हुए देखा और ठीक होते हुए भी देखा है। आपकी राय की जो साल गुजर रहा है, इस बेरहम और बदनाम साल ने बहुत कुछ तो लिया है, लेकिन सीखा क्या है ये ज़रूर आप बताएं बहुत संक्षेप में। देखिए, आज आपका प्रोग्राम इस दिन हुआ है जो 31 दिसंबर 2019 को ही कोविड का WHO ने पहली बार वो किया था कि 31 दिसंबर 2019 से कोविड को अनाउंस किया गया और जनवरी में उसे पेंडेमिक घोषित किया गया। तो 2 साल पूरे हुए हैं। इस 2 साल में सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और मरीज भी, तीनों जन ने एक बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, और मुझे लगता है उस तरफ काफ़ी कारगर काम हो रहा है। तो और कुछ दिन सही, लेकिन अगर हम बचाव रखते हैं, जो साइंटिस्ट द्वारा हमें सब बताए जा रहे हैं निर्देश और कोविड प्रोटोकॉल्स का हम पालन करेंगे, तो कोविड से हम बच सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान ने 8 वैक्सीन के लिए मंजूरी दे चुका है। अपने पास उपलब्ध वैक्सीन 8 हैं, जिसमें 2 अभी दिया है। एक गोली का भी उनने दे दिया है, गोली का नाम है मोलनोपेराविर, इसकी भी इजाज़त मिल गई है इमरजेंसी यूज़ के लिए, वो भी दे दिया है। इसके अलावा एक और खुशखबरी ये है कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट भी विश्व में उपलब्ध है, और हिंदुस्तान में भी कुछ प्रदेशों में उपलब्ध हो गया, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है। तो ऐसी जगह वो भी हो गया जो 7 दिन के अंदर मरीज को अगर बहुत ज़्यादा कोविड फैला है तो उसको वो ठीक कर देता है। तो एक पॉजिटिव सिंबल सब जगह से आ रही हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही है कि हमारे को ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हो जाएगा, और अगले दिसंबर तक मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान और सस्ते तरीके के ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये वायरस है तो जाने से तो रहा, ये हमारे एक अभिन्न हिस्सा बन गया हमारे जीवन का। तो जो खान पान और जो डॉक्टर साहब लोगों ने सलाह दी है, इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी दवाइयाँ और वो वैसी आ जाएंगी, तो ये सर्दी खांसी की तरह ये बीमारी भी जल्दी ठीक होगी। आज सावधानी ये रखनी है कि हमें वैक्सीन जरूर लगवाना है और उसमें पीछे नहीं हटना है। तो अब सरकार अपना काम कर रही है, जनता को अपना काम करना है, वैक्सीन के लिए आगे आना है, लगवाना है। बिल्कुल। दूसरी वेव में हमारे से जो सरकार से जो चूक हुई, तो स्वास्थ्य में हम अभी उतने अपडेटेड नहीं हुए। मध्य प्रदेश और थोड़ा शायद पिछड़ा है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसे इच्छा है, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो हम दिल्ली बम्बई के मुकाबले में हम भी अपडेट हो जाएं। अगर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट भी हम भोपाल में कम से कम उपलब्ध करा पाएँ, इंदौर में उपलब्ध करा पाएँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जीनोम टेस्टिंग की बात हम करते हैं, तो जीनोम टेस्टिंग आज मध्य प्रदेश में नहीं हो रही। अखबारों में छप रहा है कि 30-30 दिन से रिपोर्ट नहीं आ रही। तो जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम ओमिक्रॉन हुआ है या नहीं हुआ है, उसे कैसे रोकना है। इसके अलावा एक आसान तरीका और RT-PCR में नया टेस्ट भी आ गया है जो पकड़ लेता है पहले ही
वो एक इनडायरेक्ट टेस्ट भी आ गया है। तो खुशखबरियां भी बहुत सारी हैं और सरकार को उस पर जो तैयारी करनी वो करनी है, बाकी जनता को प्रोटोकॉल का पालन करें तो कोविड से आसानी से बचा जा सके। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, जाहिर है कि कोविड जब पहली इसकी लहर आई वो कम थी, लेकिन दूसरी लहर बहुत मारक थी। अब लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वायरस है ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। पिछले इसी साल के मई जून की हम बात करें, अप्रैल की बात करें, तो ये पूरे यौवन पर था, जिसे कहते हैं पूरे उरूज पर था। अब जो लगता है एहतियात बरतेंगे तो मुझे लगता है इसमें बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये थोड़ा बहुत होकर निकल जाएगा, जैसा हमारे सब डॉक्टर साहिबान भी बता रहे हैं। आपने जो कुछ देखा था, सुना था, जो आपने लोगों को बचाने की कोशिश की थी, अब आप कैसा फील करते हैं जब ये साल गुजर रहा है और कोविड भी अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहा है? मैं ये कहूँगा, आपकी राय। देखिए, पहले तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि कोविड बुढ़ापे की तरफ जा रहा है ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। जब कोविड की सेकेंड वेव आई या शुरुआत हुई मार्च में, तब मार्च में सरकार के स्वास्थ्य विभाग का एक प्रेस नोट है जो मेरे पास भी है, मैंने बहुत सुरक्षित रखा हुआ है उसको। उसमें अधिकारियों ने, आईएएस अफसरों ने, एक दो डॉक्टर बैठे हुए हैं और मैं इनकी तरफ से बोलना चाहता हूं कि इस देश में डॉक्टरों को जो करना चाहिए था वो काम आईएएस अफसर कर रहे थे। डॉक्टरों को आईएएस गाइड कर रहे थे और स्थिति इसी कारण बिगड़ी। तो जैसा कि सरकार को गाइड किया गया अफसरों द्वारा, सरकार का एक प्रेस नोट आया, उसमें लिखा गया कि ठीक है कोविड फैल रहा है, लेकिन म्यूटेंट होते होते वायरस कमजोर हो गया है। लेकिन जब वायरस कमजोर होने की बात आई और अप्रैल और मई में हमने देखा कि वायरस ने कितना घातक रूप अख्तियार किया और सैकड़ों लोग इस भोपाल शहर में हर दिन मरे। तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कि जैसे हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन घातक नहीं हो और सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी कहावत भी कही है कि हमें आशा रखनी चाहिए। लेकिन कोविड की जो दूसरी लहर थी, जो मार्च से शुरू हुई थी और जून तक चली, उसमें हमने सैकड़ों लोगों को खोया है और इसमें हमारी गलतियां रहीं। उसमें सरकार की भी गलती रही कि सरकार ने लॉकडाउन का फैसला बहुत देर से लिया, 12 अप्रैल के लिए, जबकि मार्च में जब होली आई थी, 20 मार्च को, 18 मार्च को होली थी, तब से ही भोपाल की अस्पताल फुल हो गए थे। मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, हालांकि स्थिति प्रदेश की, पूरे देश की थी। सरकार निर्णय लेने में देरी कर गई और उसके कारण हमने देखा कि वायरस फैलता गया, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हुई और हम लोगों को बचा नहीं पाए। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों ने खुद अपने आसपास करीब के लोगों को मरते हुए देखा है। और मैं IND 24 पर यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान में जिसने किसी अपने करीबी मित्र को, पड़ोसी को या रिश्तेदार को नहीं खोया है। और जिसने नहीं खोया है तो वो व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति नहीं है। तो हमें दूसरी लहर से सबक लेकर ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिक और डॉक्टर जो भी कहें, लेकिन हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर एक बात बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सावधानियां बरतनी है। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि भले ही ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं हो, उससे मृत्यु दर बहुत कम हो, लेकिन हमको डॉक्टरों के कहे अनुसार सावधानियां जरूर बरतनी है। हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचना है और सबसे ज़्यादा हमें अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो और हमें वो सब काम करने हैं जिससे हमारी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती जाए। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, दरअसल मैंने इसको इसलिए कहा कि ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है क्योंकि वायरस का एक ट्रेंड होता है। चूंकि ये नया वायरस है, इसके बारे में जैसे जैसे रिसर्च होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो 100 साल की बात कर रहे हैं, 200 साल की बात कर रहे हैं, हर बार जब वायरस अपना रूप बदलता है तो वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है। डेल्टा के बाद, जैसा कि WHO बोल रहा है, रिसर्च वाले जो कह रहे हैं, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ ये बात इसलिए कर रहे हैं, डॉक्टर गर्ग साहब भी इस बात से इत्तेफाक रहेंगे कि लोगों में पैनिक ना हो, लोग डरे ना। हम आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेल्टा को लेकर भी मार्च में सरकार ने आधिकारिक रूप से ये बात कही थी। अब सरकार ने किसके कहने पर अब ये तो चूंकि नया वायरस था, डेल्टा के मामले में हमसे चूक हो गई थी कि डेल्टा अब उतना घातक नहीं है। सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, लिखित में प्रेस नोट जारी किया। अब इस पूरे मामले में तो WHO भी फेल हो गया था। हम ओमिक्रॉन से कोई गच्चा नहीं खा जाए। बिल्कुल। डॉक्टर और वैज्ञानिक ये बात भी बोल रहे हैं कि आपको सावधानी रखनी है, तो आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग साहब, ये वायरस अब अपने कमजोरी की तरफ है, ऐसे संकेत मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं।
कमजोरी के संकेत मिलते हैं तो हमको डरना नहीं है, बल्कि एहतियात बरतते रहना है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो डर के मारे भी इसमें चपेट में आकर मर भी गए थे, ऐसी भी घटनाएं आई थी। आपकी राय कि ये जो वायरस है अब ये कमजोर पड़ रहा है, ओमिक्रॉन जैसा आपने पहले भी कहा था कि ये एक तरह का वैक्सीन के रूप में काम करेगा कोविड-19 के मामले में, आपकी राय कि अब चूंकि ये साल गुजर गया, नया साल कल से शुरू हो जाएगा, नया उम्मीदों का साल है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं, मैं जल्दी से समराइज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी को मैं बहुत बहुत एक तरह से साधुवाद देने की एक तरह धृष्टता करूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बाबूगिरी सिस्टम वाला, आईएएस सिस्टम वाला यहाँ पर एक जिक्र छेड़ दिया जो वाकई में बेहद चिंताजनक है। आप देखिए 70 साल में हमारे देश का जो सबसे बड़ा बजट स्वास्थ्य में जाता है, उस विभाग के लिए इंडियन मेडिकल सर्विसेज नहीं बनने दी गई, और हमारे देश में कोविड में सत्यानाश हुआ ही इसलिए कि ये बाबू अपने अपने आलीशान कमरों में बैठे रोज नई नई नीतियां देते रहे, तो इसलिए ज्यादा नुकसान होते चले गए। और तीसरा, अभी सबसे बड़ी जो गंभीर बात सामने आई है कि ये हर मेडिकल कॉलेज में एक एडीएम लेवल का बाबू अपॉइंट करने जा रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक होगा क्योंकि वो पूरे सिस्टम को चौपट करेगा। मैं इसी का जिक्र करना चाह रहा था कि एक मेडिकल के प्रोफेसर को एक प्रशासनिक अधिकारी गाइड करेगा, प्रोफेसर रैंक का आदमी, और उसको निर्देश देगा एक एडीएम ऑफिसर। ये जो आपने बात की, इस पर सभी की चिंता है जी, जिसको चिकित्सा की कोई जानकारी नहीं है। हमने अभी सभी चैनलों पे देखा था कि एक एसडीएम महिला एक सीनियर डॉक्टर को उसके अस्पताल के कमरे में किस तरह से हड़का रही थी कि तू खड़ा हो जा, तू यहाँ चल, मैं बैठूंगी उस कुर्सी पे। तो ये व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है जो आने वाले समय में और सत्यानाश करने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस तरह से लगातार बात हो रही है, राघवेंद्र जी आप याद कीजिए, हमने मार्च 2020 में कहा था कि ये कोरोना जो वायरस के ऊपर बात हो रही है, ये फ्लू सीरीज का, इन्फ्लुएंजा सीरीज का ही वायरस है और उसी का एक रूप है, किंतु इसको चीन की वुहान लैब में परिष्कृत किया गया है केमिकल वॉर, केमिकल वीपन, बायोलॉजिकल वॉर के तौर पर। इसलिए इसके अभी क्या क्या लक्षण सामने आएंगे, हमें इसको सामान्य वायरस की तरह नहीं लेना चाहिए। ये आपके शरीर के हर अंग को खराब कर सकता है, ये आपकी आंतों को खराब कर सकता है, ये पानी के जरिए, सीवेज के जरिए आपके वाटर बॉडीज को डिस्टर्ब कर सकता है। और आप देखिए कालांतर में वही सब बातें निकल के आई। लेकिन विदेशों की तुलना में, ठंडे देशों की तुलना में, अमेरिका की हम बात करें, चाहे चीन की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें, उनके मुकाबले हमारे देश में चूंकि खान पान बहुत अच्छा है, धूप की प्रचुरता है, लोग मेहनत करते हैं, तो अमूमन वो 99% पॉपुलेशन ठीक रह गई। और जैसा मेरे साथी विद्वान मित्रों ने कहा कि जिन लोगों में लापरवाही थी, लिविंग स्टाइल उनकी खराब थी, वो मेहनत नहीं करते थे, धूप में पसीना नहीं बहाते थे, उनमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिली। और उसका जो 1% धनाढ्य वर्ग था, उसके लिए बहुत बड़े बड़े उपचार उपलब्ध कराने की एक कुचेष्टा फार्माक्रॉन ने की, जिसको मैं दवा माफिया कहता हूं, और उनके जरिए स्थितियां बिगड़ी। लेकिन यहाँ फिर भी ये बात है कि आप देखिएगा कि किस झुग्गी झोपड़ी में, किस मजदूर में, किस मेहनत करके पसीना बहाने वाले गरीब आदमी में आपको ओमिक्रॉन का या कोविड का या किसी भी वायरस का असर दिखा, वो आज भी सुरक्षित हैं। और कोविड की वजह से आपदा में अवसर मिला, उनको पिछले 2 साल से निःशुल्क भोजन मिल रहा है, उनको सारे टीके मिले हैं, उनको बहुत सारी और सुविधाएं मिल रही है। तो मेरा तो मानना है कि 99% पॉपुलेशन के लिए व्यवस्था इस तरह से चलती चली जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि अब ये बीमारी पेंडेमिक ना रहकर एंडेमिक हो गई है, ये हर जगह पर कायम रहेगी, वायरस कभी खत्म नहीं होते। पहली बात, वायरस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। दूसरी बात, और बाजार ने इस प्रक्रिया में बहुत कुछ दोहन किया है, और वो दोहन सिर्फ उस 1% धनाढ्य वर्ग से हुआ जिसकी जेब में पैसा था। जिसकी जेब में पैसा नहीं था उसके ऊपर ना तो RT-PCR पॉजिटिव हुआ। और देखिए राघवेंद्र जी, आप याद कीजिएगा, हमने बहुत पहले कहा था कि RT-PCR फॉल्स है, उसके बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट हैं, बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव टेस्ट हैं। और अभी कल परसों में आप देखेंगे कि सारी विदेशी संस्थाओं ने इसको पक्का कर दिया है कि RT-PCR कोविड में कारगर नहीं है। RT-PCR में वैक्सीन, दवाइयां कारगर नहीं है। वैक्सीन ने आपको एक कॉमन फ्लू पैटर्न पे वायरस की इम्यूनिटी देने की कोशिश की है और आपका ताकतवर शरीर लड़ गया है उससे। बिल्कुल। और उस ताकतवर शरीर को आप बचा के रख सकते हैं बशर्ते कि आप मेहनत करते रहें। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आप किसी मोहल्ले में जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत थोड़ा संक्षेप में। जी जी, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई एक जगह पर हम जाते हैं, एक नए व्यक्ति से मिलते हैं, वो ताकतवर होता है तो आप पे असर कर सकता है। लेकिन अगर उसमें जगह पे आपको 10, 20, 25 छोटे बच्चे मिल जाएं तो आप उनके साथ घुल मिल जाते हैं। कोविड का जो ओमिक्रॉन है और उसके आगे जो ओमेगा आया है और अभी और भी आने वाले वायरसेस हैं जी,
चीन की तरफ से कम 15 वायरस है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोगों को स्वस्थ, सुखी और मेहनत करता हुआ, पसीना बहाता हुआ शरीर बना के रख सकें। बिल्कुल, समय कम है, मैंने खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि बातचीत के 2-2, 3-3 वाक्यों में डॉक्टर साहब अपनी बात कहते हैं तो मैं इसको ले जाऊं समापन की तरफ। मैं सिर्फ 3 टॉपिक आपको बताऊंगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1780 में जो दवा आई थी आर्सेनिक अल्ब, उसको लिया जाए क्योंकि वो हर टिश्यू, हर ऑर्गन पे काम करती है। अपने विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल रखा जाए, नॉर्मल से ऊपर मतलब 50 कम से कम रखा जाए जी। और नेचुरल खाने पीने में लहसुन और इस तरह की चीजें ज्यादा ली जाएं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और कितने भी वायरस आ जाए आपकी बॉडी डैमेज ना हो, लड़ पाए और इस चीज के लिए तैयार हो पाए। और ये जो डायबिटीज और हाइपरटेंसिव जो डिजीज आ रही हैं, इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जी राठी जी, तो आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि एक अच्छा मौका सरकार के लिए है कि वो अपने आप को स्वास्थ्य में, पहले से ही हिंदुस्तान काफी पीछे है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अपडेट कर ले तो हमेशा ही ऐसे वैक्सीन या ऐसे जो वायरस आएंगे, इससे भी अलग अलग वायरस आएंगे, उन सबके लिए कारगर हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को ज्यादा जी धर्मेंद्र जी, बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में। मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग जो ओमिक्रॉन है या इसके बाद जो दूसरा वेरिएंट आने वाला है उससे सावधान रहें और जो प्रोटोकॉल बार बार बताया जा रहा है उसका पालन करें। तो चलिए, समय खत्म हो रहा है, लेकिन बता दें कि ये बेरहम साल जा रहा है, अगला साल उम्मीदों का है जो कल सुबह से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे साल, अगले साल में हम लोग बेहतर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुखी होने के साथ आनंद में रहेंगे। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करता हूं। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।